Hello, my dear students. This is the recorded class of chapter Human Eye and the Colorful World. चैप्टर नंबर 11 है ये आपके साइंस का एनसीईआरटी का, जो आपकी क्लास 10 सीबीएसई के लिए है। तो ह्यूमन आई वाला पार्ट आपका कट चुका है सिलेबस से, आपको सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड पढ़ना है 2021 और 22 वाले बच्चों के लिए। और अगर आप बाद में देखते हैं इस चैप्टर को तो आपके लिए ह्यूमन आई भी आएगा, जिसकी वीडियो हम लोग बाद में बना देंगे डिटेल में। तो कुछ पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं ह्यूमन आई का, जो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अकोमोडेशन क्या होती है, यानी जो एक आंखों की एबिलिटी है जो पास से पास के और दूर से दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी रेटिना पे बना सकती है, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो जो मैक्सिमम अकोमोडेशन होती है हमारे नॉर्मल ह्यूमन आई की, वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। यानी हम लोग 25 सेंटीमीटर से कम का डिस्टेंस अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, पर कुछ टाइम बाद क्या होगा, हमारे आंखों पे जोर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है नॉर्मल ह्यूमन आई की, वो 4 डायोप्टर होती है। आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है नॉर्मल ह्यूमन आई की, वो कितनी होती है 4 डायोप्टर, और जिसकी मैक्सिमम फोकल लेंथ आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। उससे पास का हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो हमारी रेंज ऑफ विजन कितनी हो सकती है नॉर्मल ह्यूमन आई की? हमारी रेंज ऑफ विजन हो सकती है नॉर्मल ह्यूमन आई की कितनी? फार पॉइंट हो सकता है इन्फिनिटी, यानी दूर से दूर तो हम इन्फिनिटी देख सकते हैं, और पास से पास हम 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं बिना आंखों पे जोर डाले। तो जो रेंज ऑफ विजन होती है हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई की, वो होती है 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। जो रेंज ऑफ विजन होती है, जो आंखों की देखने की आपकी शक्ति है, वो 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है, तो पास से पास हम कितना देख सकते हैं बिना आंखों पे जोर डाले? वो देख सकते हैं हम 25 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमारी आंखों का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सागर बंसल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है। तो ह्यूमन आई के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं? आपका कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, प्यूपिल होता है, सिलेरी मसल्स होता है, आई लेंस होता है, रेटिना होता है, ऑप्टिक नर्व होता है। कॉर्निया जो आपका फ्रंट पार्ट होता है, एक उसे कॉर्निया बोलते हैं। आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है कि लाइट उसके अंदर कितनी जानी है, कितनी नहीं जानी है। प्यूपिल क्या करता है? लाइट को कंट्रोल करता है कि दिन में लाइट कम चाहिए होती है तो आइरिस का साइज बड़ा होगा, दिन में रात को लाइट ज़्यादा चाहिए होती है तो आइरिस का साइज छोटा होगा। सिलेरी मसल्स क्या काम करती है? आई लेंस को एडजस्ट करती है, यानी कि कितनी फोकसिंग पावर चाहिए आई लेंस की, वो सिलेरी मसल्स डिसाइड करती है। आई लेंस क्या काम करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। रेटिना एक आपकी क्या होती है? एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर इमेज बनती है आपकी। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? एक ट्यूब होती है जो रेटिना को कनेक्ट करती है आपके ब्रेन से। तो रेटिना पर जो भी आपके सिग्नल्स मिलते हैं किसके, आपके ऑब्जेक्ट के, वो एनालाइज करता है आपका ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व सिग्नल लेके जाती है आपके रेटिना से आपके ब्रेन पे। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके आई बॉल की, तो जो आई बॉल है वो आपकी बेसिकली स्फेरिकल शेप की होती है, जो उसका डायमीटर होता है वो आपका 2.3 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और ये चेंज नहीं होता है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। ये जो आपका आई बॉल का डायमीटर है वो आपका चेंज नहीं होता है। ये आपको नॉर्मल ह्यूमन आई की कंस्ट्रक्शन दे रखी है, जो आपको नहीं पढ़नी है, बस एक बार डायग्राम देख लीजिएगा तो आपके लिए सफिशिएंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे बच्चों। ये मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, जिसे डिटेल में पढ़ना है वो एक बार नोट्स को पढ़ लेना, ठीक है। और इसके नोट्स अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं नोट्स आपको इसके दे दूंगा, ठीक। ये आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, इसलिए मैं आपको पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। जितना सिंपल में हो सकता था मैंने आपको बता दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। रूट्स एंड कॉन्स, ये मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ। रूट्स वो सेल होती हैं जो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो आपका एनिमल्स हो चाहे वो आपका ह्यूमंस हो, ठीक है, उसे रात को देखने में मदद करती हैं। तो रोड सेल आपको डार्क में देखने में मदद करती हैं, डिम लाइट में देखने में मदद करती हैं, ठीक है। जैसे नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, जैसा औल है, उल्लू है, चिमगादड़ है, आपका बैट है, तो वो रात में आराम से देख पाते हैं क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्या होती हैं, रोड सेल होती हैं। हमारे अंदर कम अमाउंट में होती हैं। कोन सेल्स आपको ब्राइट लाइट में यानी कि दिन में देखने में मदद करती हैं और सेंसेशन ऑफ कलर में मदद करती हैं। जो हम कलर विजुलाइज करते हैं तो हम कोन सेल की वजह से कर पाते हैं। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो यानी उसके अंदर की कोन सेल खत्म हो रही हैं। अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है तो यानी उसके अंदर की रोड सेल्स आंखों में खत्म हो रही हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब क्या होता है कि विजन का मतलब होता है जो हम चीज़ देख पा रहे हैं उसे विजन बोलते हैं, और अगर ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो उसे डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं, ठीक है।
डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं। ठीक, तो इसे रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपके इनएप्रोप्रिएट कॉन्वेक्स लेंस की वजह से होता है, इसलिए इसे रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन भी बोल सकते हैं। जैसे मायोपिया है आपका, ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन आपके 2-3 टाइप के होते हैं। पहला होता है मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। इसका मतलब है किसी पर्सन को पास का तो दिखाई दे रहा है पर दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये किस वजह से होता है? ये हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस की वजह से, या आई बॉल अगर किसी पर्सन की बड़ी हो जाती है तो ये इस वजह से हो जाता है। तो अगर आपको मायोपिया को करेक्ट करना है तो उसके लिए पर्सन को चश्मा लगाना पड़ेगा, और उसके अंदर कौन सी लेंस होनी चाहिए? कॉनकेव लेंस होने चाहिए। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा? उसके कन्वर्जिंग पावर को कम कर देगा। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। इसका मतलब है किसी पर्सन को दूर का दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस की वो कम हो गई है। अब जब कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, लो कन्वर्जिंग पावर हो गई है आई लेंस की और आई बॉल छोटी हो गई है, तो इसका मतलब एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो, और वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो पर्सन की आंखों में कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। प्रेसबायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट होता है जो ओल्ड एज डिफेक्ट होता है, जिसमें जो सिलेरी मसल्स है वो पर्सन की वीक हो जाती है और इनफ्लेक्सिबल हो जाती है, जिसकी वजह से वो पावर ऑफ अकोमोडेशन को ख़त्म कर लेगा। ये जो डिफेक्ट है ये बाईफोकल लेंस से करेक्ट हो सकता है। ये जो डिफेक्ट है ये बाईफोकल लेंस से करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये ओल्ड एज डिफेक्ट है, यानी कि ज़्यादातर ओल्ड पर्सन्स में ये डिफेक्ट प्रेसबायोपिया का होता है। ठीक है, ये डिफेक्ट ऑफ विजन आपको डायग्रामेटिकली दिखा रखे हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है। मैं उन बच्चों को दिखा रहा हूँ जो थोड़ा सा डीप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल आई दे रखा है, ये हाइपरमेट्रोपिक आई दे रही है, ये नॉर्मल आई दे रखी है आपको, ये आपको तीनों मायोपिया को दे रखे हैं, तीनों आपको हाइपरमेट्रोपिया के दे रखे हैं। तो ये नॉर्मल आई है। मायोपिया का मतलब कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है। ठीक है, आपको डाइवर्जिंग पावर वाला लेंस चाहिए तो आपने कॉनकेव लेंस लगा दिया। यहाँ पे क्या हुआ? ये आपका नॉर्मल आई है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो गई है, तो आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी कन्वर्जिंग पावर हो, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस आप लगा देंगे। कैटरेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें एक पर्सन का जो लेंस है उसके चारों तरफ एक वाइट कलर की लेयर जम जाती है, जिसे हम बोलते हैं कैटरेक्ट। हिंदी में बोले तो मोतियाबिंद, इसे मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसी लेंस से सही नहीं हो सकता क्योंकि ये आपके आंखों के नेचुरल लेंस के अंदर है, तो पर्सन को सर्जरी करवानी पड़ेगी। अगर इस डिफेक्ट से छुटकारा पाना है कैटरेक्ट से, तो पर्सन को आंखों की सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिसके बाद वो जो वाइट कलर की लेयर है वो हट जाएगी और पर्सन को दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास क्या एडवांटेज है कि भगवान ने हमें 2 आंखें दी हैं एक के बजाय। तो एक तो हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दिखाई देगा, यानी कि बड़ा एरिया दिखाई देगा। तो यानी कि इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक आंख होती तो मैं 150 डिग्री देख पाता। कितना डिग्री देख पाता? 150 डिग्री देख पाता। 2 आंख होने से मैं 180 डिग्री देख पा रहा हूँ। कितना डिग्री? 180 डिग्री देख पा रहा हूँ। तो इसका मतलब है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मुझे ज़्यादा एरिया दिखाई देगा। Having 2 eyes enables us to judge distance more accurately। अगर मैं किसी भी चीज़ को 2 आंखों से देख रहा हूँ तो मैं ज़्यादा एक्यूरेट डिस्टेंस को जज कर पाऊंगा। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया एक और 2 आंखों का फर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ बच्चे लोग, हम लोग आ गए हैं कलरफुल वर्ल्ड पे, यानी कि जहाँ से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो थी वो आप लोग भी देखें ताकि छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको परेशान ना करें। ठीक है, सैम्पल पेपर के। ग्लास प्रिज्म, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, दैट इज द कलरफुल वर्ल्ड। तो ग्लास प्रिज्म क्या होता है बच्चे? ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म आपको दिखाया गया है, ये ग्लास का बना होता है। तो जो लाइट आपके ग्लास प्रिज्म पे आके पड़ती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो ग्लास प्रिज्म ने क्या करा? पहले उसे लाइट को टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या कर दिया? बेंड कर दिया, और फिर से रिफ्रैक्शन होगा इस फेस पे, यानी ग्लास से एयर में जाने पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो जो लाइट आपके निकली वो लाइट आपकी इमर्जेंट रे होती है। कौन सी लाइट होती है वो? इमर्जेंट लाइट या इमर्जेंट रे। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वी कॉल टू द रे विच इज इमर्ज आउट फ्रॉम द ग्लास प्रिज्म, दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, एंड इमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल, इमर्जेंट एंगल और एंगल ऑफ इमर्जेंस विद द रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इमर्जेंट रे का उसे एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर ये ग्लास प्रिज्म ना आया होता तो ये लाइट आपकी बिल्कुल सीधी जाती। कहाँ जाती? बिल्कुल सीधी जाती, पर प्रिज्म आने की वजह से ये लाइट आपकी कहाँ से जा रही?
यहाँ से जा रही है बेस के पास से। अगर मैं पूछूं कि एक लाइट जो प्रिज्म पे जाती है वो कहाँ से निकलती है, तो आप बोलेंगे बेस के पास से निकलती है। तो अगर ये प्रिज्म ना होता तो लाइट सीधी जाती, बट प्रिज्म आने की वजह से यहाँ से जा रही है। अगर मैं इसे बैक ले जाऊँ यहाँ पे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और इसे डिनोट करते हैं किससे, सिंबल से, जिसे बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं बच्चों, डेल्टा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब जो सारे टॉपिक्स आएंगे वो आपके वो टॉपिक आएंगे जो आप 6th 7th 8th क्लास में पढ़ के आए हो, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, आपको याद होना जरूरी है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जब भी लाइट आपकी ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो जो व्हाइट लाइट उसके ऊपर पड़ती है वो 7 कलर के बैंड में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं आपके, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वो 7 कलर्स आपके होते हैं, रेनबो के 7 कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है। तो ये जो स्प्लिटिंग है 7 कलर्स की, जब लाइट आपके ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो इसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और बैंड ऑफ 7 कलर को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट किस वजह से होता है, एक व्हाइट लाइट आपके 7 कलर में क्यों टूट जाती है, आप बोलेंगे इसलिए टूट जाती है क्योंकि हर कलर की स्पीड ग्लास प्रिज्म के अंदर अलग अलग होती है। क्योंकि हर कलर की स्पीड ग्लास प्रिज्म के अंदर अलग अलग होती है, इसलिए आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाता है। सबसे तेज कलर कौन सा ट्रेवल करता है, बेटा सबसे तेज ट्रेवल करता है आपका रेड। यानी रेड कलर की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। जो रेड कलर है अगर उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी तो यानी वो सबसे कम डेविएट करेगा, सबसे कम स्कैटर करेगा आपका रेड कलर, क्योंकि इसकी स्पीड ग्लास प्रिज्म के अंदर सबसे ज्यादा होगी। वॉयलेट कलर आपका मिनिमम डेविएशन देगा, मिनिमम डेविएशन देगा नहीं ना। वॉयलेट कलर की स्पीड सबसे कम होगी तो वो सबसे ज्यादा डेविएशन देगा। यानी वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा, सबसे ज्यादा फैलेगा, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे कम होगी। इसके ऊपर क्वेश्चन है सैंपल पेपर में, जरूर अच्छे से पढ़ लेना। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर टू गिव व्हाइट लाइट। अब रिकॉम्बिनेशन करें स्पेक्ट्रम कलर का, यानी मैं 2 प्रिज्म को उल्टा प्लेस करूंगा। बहुत ईजी है बच्चों वाला केस है। देखिए अभी एक मैंने सीधा प्रिज्म रखा, एक व्हाइट लाइट इसके ऊपर आके पड़ रही है, तो कितने कलर में बैंड होगी, 7 कलर में बैंड होगी। मैंने एक्सट्रीम कलर दिखा दिया। सबसे कम बैंडिंग किसकी होगी, रेड की होगी। सबसे ज्यादा बैंडिंग आपकी वॉयलेट की होगी। ठीक है, तो ये 7 के 7 कलर दूसरे फेस पे जाके पड़े प्रिज्म के, जिसे मैंने उल्टा रखा है, तो फिर से वो व्हाइट लाइट में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी स्क्रीन पे आपको जाके एक व्हाइट लाइट दिखाई देगी। तो व्हाइट लाइट थी, 7 कलर में बैंड हुई, 7 कलर पड़े, फिर से व्हाइट लाइट में वो कन्वर्ट हो गई। आई थिंक सभी बच्चों को आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है बच्चों रेनबो। तो रेनबो क्या होता है, एक आर्क होता है 7 कलर का जो आपके स्काई के ऊपर आपको नजर आता है, जो डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट की वजह से होता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर यहाँ पे प्रिज्म का काम कौन करेगा, तो प्रिज्म का काम यहाँ पे करेंगे टाइनी ड्रॉपलेट्स। प्रिज्म का काम कौन करेंगे, टाइनी ड्रॉपलेट्स यहाँ पे प्रिज्म का काम करेंगे, जिसकी वजह से सनलाइट आपके 7 कलर में बैंड हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। नाउ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब आपका एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन होता है तो उसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बैंड कर जाती है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर एटमॉस्फेयर में तो एयर ही एयर है बस, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे बेटा डिफरेंट डेंसिटीज की लेयर होती हैं। जैसे आपने पढ़ा पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर मीजोस्फेयर होता है। तो ऐसे करके डिफरेंट डेंसिटीज की लेयर होती हैं, जिससे लाइट आपकी बैंड होती होती आपकी आंखों पे पड़ती है और आपको ऐसा लगता है कि स्टार क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। स्टार क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, क्योंकि लाइट डिफरेंट डेंसिटीज की लेयर से आपके थ्रू रिफ्रैक्ट होकर आती है। स्टार ट्विंकल करता है पर प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। स्टार ट्विंकल करता है बट प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। तो इसका क्या मतलब है कि जो स्टार है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं उनके अंदर मिलियंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है। तो जब लाइट आपकी डिफरेंट सोर्स से आएगी तो जो उनका आपस का इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और स्टार एक पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से स्टार आपको एक ट्विंकल करते हुए नजर आता है और प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते हैं आपको।
स्टार जो है वो और हायर डिस्टेंस पे दिखाई देता है, जितने डिस्टेंस पे है उससे भी ज़्यादा हायर डिस्टेंस पे दिखाई देता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो आपका सन है सुबह को 2 मिनट पहले और शाम को 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बेटा आपको पता है कि जब भी लाइट एक कमरे से अंदर आती है, तुमने देखा होगा विंडो से लाइट एक अंदर आती है तो उसका जो पाथ होता है विजिबल होता है, क्योंकि टाइनी डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, उस लाइट को रिफ्रैक्ट कर देते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, उसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसने बताई? टिंडल साइंटिस्ट ने बताया, इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। जैसे कि आप देखते हो डस्टी रूम से लाइट आपके अंदर आती है तो आपके the path of the light is visible, so which is due to refraction or the scattering of light। ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपको वो पाथ विजिबल होता है। ठीक है, जैसे ब्लू कलर है तो ब्लू कलर जो आपका स्काई का वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाइट जो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगी वो कलर आपको दिखाई देगा, तो वो ब्लू कलर होता है, इसलिए स्काई नजर आता है आपका ब्लू। ठीक है, ऐसे ही जो कलर जो आपको क्या कलर दिखाई दे कि भाई देखो स्कैटरिंग हो रही है, स्कैटरिंग में आपको कौन सा कलर दिखाई देगा वो किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो जितना आपका साइज बढ़ता जाएगा पार्टिकल का उतनी ज्यादा आपको स्कैटरिंग नजर आएगी। इसी वजह से स्काई आपको कैसे नजर आता है बेटा? इसी वजह से स्काई आपको ब्लू नजर आता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप कोई पर्सन आउटर स्पेस पे जाए, कहाँ जाए? कोई पर्सन आउटर स्पेस पे जाए, ठीक है, तो उसे स्काई कैसा नजर आएगा? उसे स्काई डार्क नजर आएगा ब्लू की जगह, क्योंकि वहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी और स्काई आपको डार्क नजर आएगा। डेंजर सिग्नल जो होते हैं, खतरे के जो निशान होते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे खतरे के निशान होते हैं और उसके नीचे क्या लिखा रहता है आपका? 440 वोल्ट, है ना। तो डेंजर की जो सिग्नल है वो आपके रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं? खतरे के निशान, ट्रैफिक सिग्नल्स आपके रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो कलर सबसे कम स्कैटर करता है, जिस वजह से उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और सबसे दूर तक वो कलर दिखाई देता है। फॉग में, मिस्ट में, स्मोक में, सब में वो कलर आपको दिखाई दे जाएगा। सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, तो ये भी आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का टॉपिक है। सन अपीयर्स रेड, सन और सराउंडिंग एरिया आपको रेड कलर का दिखाई देता है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। उस टाइम पे क्या होता है बच्चों? उस टाइम पे क्या होगा? जो ब्लू कलर है वो सारा का सारा आपका स्कैटर हो जाएगा और आपको वो कलर दिखाई देगा जो सबसे दूर तक ट्रेवल करता है, और वो होता है रेड। इसलिए सन नजर आता है आपको रेड, क्योंकि सन आपका पूरा का पूरा हॉरिजॉन पे उस समय होता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग यहाँ पे अर्थ के ऊपर हैं, ऑब्जर्वर हैं, तो जो कलर सबसे दूर तक दिखाई देगा निकलने के टाइम पे और सेटिंग के टाइम पे वो होगा रेड, जो सबसे दूर तक दिखाई देगा। अब जब सन आपका ओवरहेड पे होगा, बिल्कुल ऊपर होगा, उस समय क्या होगा? उस समय जो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा, सारे कलर इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स होंगे, तो स्कैटरिंग आपकी ज़्यादा नहीं होगी, तो आपको सारे कलर का जो मिक्सचर है वाइट दिखाई देगा। इसलिए आपको सन कैसा नजर आएगा? इसलिए सन आपको 12 बजे 1 बजे वाइट नजर आएगा। नाउ आपको कुछ टर्म्स टू रिमेंबर याद रखना है। क्या? परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि आपके ऊपर आंखों पे जो एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो कितने टाइम में बन जाती है? वो बन जाती है आपकी 1/16 सेकंड में। अब बच्चों हो सकता है आपको पेपर में 1/16 सेकंड भी मिल जाए, 1/16 मिनट भी मिल जाए, 16 मिनट मिल जाए या 16 सेकंड मिल जाए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो 1/16 सेकंड पे हमारे आंखों के अंदर बन जाती है, जिसे बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें जो कॉर्निया है पर्सन का वो इरेगुलर हो जाता है, वो मिसमैच हो जाता है, जिस वजह से ब्लड विजन होना स्टार्ट हो जाता है और फोकसिंग पावर जो होती है वो हमारे आंखों की या लेंस की कम होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर इमेज रेटिना के ऊपर नहीं बन पाती है, तो ब्लड विजन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। कॉर्नियल डिफेक्ट की वजह से होता है, इनएप्रोप्रिएट कॉर्निया की वजह से ये डिफेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको ये डिफेक्ट करेक्ट करना है तो चश्मे में, स्पेक्टिकल में सिलेंड्रिकल लेंस लगवाने पड़ेंगे। कौन से? सिलेंड्रिकल लेंस लगवाने पड़ेंगे अगर इस डिफेक्ट को करेक्ट करना है तो। राइट बच्चों,
तो अगर आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए लिंक से, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं कहीं भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, और अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो आप नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा कर लीजिए बच्चों, ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको एक टॉपिक और दिखा देता हूँ, लास्ट में दे रखा है, ये एक्टिविटी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। एक्सपेरिमेंट टू शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बच्चों एक सोर्स ऑफ लाइट है जो आपकी कौन से लेंस से पास हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस से पास हो रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस पहले किसके ऊपर लाइट को कन्वर्ज करेगा, ये ट्रू सॉल्यूशन के ऊपर करेगा। तो जब ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो आपको पता है ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे, लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। पर जब लाइट आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन से पास होगी तो इसके जो पार्टिकल का साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो वो लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, वो फैला देंगे, ठीक है। तो जिस वजह से हमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, कि लाइट का पाथ क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे टिंडल इफेक्ट आपका शो हो जाएगा। तो टिंडल इफेक्ट आपका कौन शो करेगा, कोलाइडल और सस्पेंशन सॉल्यूशन आपके शो करेंगे, पर ट्रू सॉल्यूशन आपका लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं देगा, यानी कि शो नहीं करेगा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट किया है किसके लिए किया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को दिखाने के लिए, राइट बच्चों। तो आई होप आप लोगों को थ्योरी ह्यूमन आई की बिल्कुल क्लियर हो गई है, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं और मेरा प्रयास आप लोगों को समझाने का सफल हो गया है। सो गुड लक स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रिकॉर्डेड क्लास में। टिल देन गुड लक, कंप्लीट कर लीजिए से, ऑल द बेस्ट।